गणित एक विज्ञान है जो आकार, मात्रा और व्यवस्था को लॉजिक से संबंधित करता है। चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि एक बड़ा घर एक ब्लॉक छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। और एक बड़े डिवाइस में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लगी होती है। वैसे ही एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों और रूपों और उनके आपसी रिश्तों से जुड़ करके शिक्षण विधि बहुत ही व्यापक अर्थ में देखी जाती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, सभी को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी बहुत सी ऐसी भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका शिक्षण विधि से पठन पाठन में, कार्य को प्रारंभ करने में, उसके संपन्न करने में, उसके मध्य एक तरह से अंतःक्रिया करने में जितनी भी तरह की कुशलता हो, सभी को शिक्षण विधि के अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिसमें सीखने सिखाने की बातें होती हैं। इन सबको शिक्षण कहा जाता है। इसीलिए हम जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षण को देखते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद से अगर जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने 4 स्टेजेस में इसको बांटा है, ठीक है। और अगर उन्हीं की बात करें तो 4 स्टेजेस के अंदर भी उन्होंने स्टेज में भी स्टेजेस बताए हैं, जिसमें बच्चा अलग अलग ढंग से उसी चीज़ को सीखता है। अगर जीन पियाजे ही की बात करते हैं तो एक स्टेज उन्होंने 0 से 2 ईयर्स की रखी है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 से लेकर के 7 वर्ष है, फिर उसके बाद 7 से लेकर 11 वर्ष है, उसके बाद फिर जाकर के 11 से लेकर पूरी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेज की अगर बात करें, संज्ञानात्मक के बाद की बात करें अगर, तो जब हम बात ये कह रहे हैं कि 2 से लेकर के 7, तो उस 2 से लेकर 7 में भी 2 हिस्से में है, यानी बच्चा सीखने का 2 अलग अलग प्रयास करता है। वो भी शिक्षण की एक प्रक्रिया है। जैसे कि 2 से 4 साल में वो हर चीज़ों को अपना मानता है, सिर्फ एकाधिकार होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद बात करें तो उसके एकाधिकार में, उसके सोच में, सभी में परिवर्तन आता है और वो उसके बीच एक संबंध को स्थापित भी करने लगता है। अगर हम बात परिविधि की करें तो परिविधि क्या होता है, ख़ास तौर पर शिक्षण में, डीएलएड में, टीईटी में, सीटीईटी में, इन सभी चीज़ों पे अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा परिविधियाँ क्या है। इसको समझने का एक अलग ही मायने है। इसमें अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें, उसके आर्टिकल को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, उसके बारे में एक अपनी राय स्थापित कर सकते हैं। प्रश्नों के रूप को लेकर के देखें तो क्या है, कौन है, कैसे है, कब है, क्यों है और कहाँ से है, इन सब तरह के जो प्रश्न उठेंगे उन विधियों को संपन्न करने की जो प्रक्रिया होगी वो परिविधि कहलाएगी। हम जानेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है? सबसे बड़ा संसाधन तो खुद ह्यूमन बीइंग है, मानव है, इंसान है। और हम इसके बारे में जानेंगे कि हम किन किन चीज़ों को 1 to 5 के बच्चों को सिखाने के लिए जिस तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, एक शिक्षक भी उसी में से एक है। वो अपने आप को कैसे अप्लाई करता है, बच्चों को किस तरह के उदाहरण देता है, कैसे उसको तार्किक रूप से समझाता है, और उसके अलावा, इन सब बातों के अलावा, जिन वस्तुओं का प्रयोग करके, जिन उदाहरणों को, या कंक्रीट क्यों ना हो वो, या वो इमेजिनरी बेसिस पे, इमेजिनेशन के बिना पर कोई उदाहरण बच्चों को समझाता है, ये सभी वस्तुओं को जो समझा पाते हैं उसके बारे में ये संसाधन का हिस्सा है। हाँ, नहीं, हम कर लेते हैं क्लास, मतलब ये जो चला गया टाइम, जो जब तक नहीं हो पा रहा था कनेक्शन, वो अलग चीज़ है। हम कल जो बात किए थे याद होगा आपको, हम लोगों ने कल देखा था, अपने कोर्स मटेरियल के बारे में समझा था सिर्फ, कि हमारा जो कोर्स है ये 2nd ईयर का है, डीएलएड का, है ना। और इसमें जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक पे नहीं गए थे, बल्कि हम नाम की बात कर रहे थे। नाम क्या था हमारा? गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2, ठीक है। गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2 इसका नाम था। क्लियर है? तो गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2 के तहत जो हमारा कोर्स मटेरियल है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, उसमें प्राथमिक लेवल पे क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि जब आप टीचर बन के जाएंगे किसी भी स्कूल में तो आप 1 to 5 के शिक्षक होंगे। क्लियर है? तो जब 1 to 5 के शिक्षक आप होंगे तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होगी कि 1 to 5 के बच्चों का जो लेवल है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनके लेवल में जाके उनको चीज़ों को समझाना है, न ये कि जैसे हम आपको बोलेंगे उस स्टैंडर्ड पे आपको ये बात समझाएंगे। क्लियर है? कहीं कोई इश्यू, कोई दिक्कत? इसके बाद ये था, अभी तक आवाज़ में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रही है? इसके बाद ये थी, हाँ, हमने कहा था जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र, तो सबसे पहले हमने समझा था गणित कहते किसको हैं, उसके बारे में बात की थी, समझाया था, पूरा याद होगा गणित किसको कहते हैं। तो हमने उसमें कहा था गणित का अगर ओवरऑल एक निचोड़ बात किया जाए तो गणित को माना गया है कि जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी साइंस के स्ट्रीम्स हैं आज की डेट में,
किसी भी साइंस के स्ट्रीम को फुलफिल करने के लिए कैलकुलेशन इट इज़ द मोस्ट मास्टर वर्क ऑफ द जस्ट यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी साइंस का एक इंस्ट्रूमेंट अगर होता है जिसको अगर हम परफेक्शन पॉइंट तक पहुंचाएंगे, परफेक्ट बिंदु तक जाएंगे, तो हमको उसमें कैलकुलेशन चाहिए, और कैलकुलेशन बिना मैथमेटिक्स के नहीं होगा। इसीलिए साइंस ने माना कि मैथमेटिक्स एज अ क्वीन फॉर द साइंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइंसेज, मतलब मैथमेटिक्स को सभी साइंस की क्वीन माना जा सकता है, माना जाता है, ठीक है। और बाकी डिफिनेशन के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमको मैथमेटिक्स जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स 1 to 12 तक पढ़ते हुए आए वो यहाँ नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पढ़ना है हाउ टू टीच मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 5। 1 to 5 के बच्चों तक जो आपका मैथमेटिक्स है वो कैसे पहुँचेगा और बच्चे कैसे डिलीवर कर सकें उसको आपके द्वारा, ठीक है, ये जानना है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने की जो कला होगी, दक्षता होगी, शिक्षण शास्त्र होगा, उसके बारे में स्टडी करना है, एक चीज़ है। दूसरा था कि उसके अंदर अब हमने बात किया था कि इसमें 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट था, जिसमें पहले यूनिट की बात हम करें तो पहले यूनिट के अंतर्गत जो हमको चीज़ें देखनी थी, पहले यूनिट का नाम था गणित शिक्षण की प्रविधियाँ और संसाधन। इसके बारे में हमने बात किया था कि गणित शिक्षण, कल भी डिस्कस किया था कि गणित शिक्षण का मतलब गणित को किसी बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सा प्रोसीजर हम अपना सकते हैं, ये सारा प्रोसेस, ये सारी विधियां गणित का शिक्षण शास्त्र कहलाएगी। अब रह गया सवाल परविधि का। तो हमने आपसे सवाल कल पूछा था विधि किसको कहते हैं, तो आप में से कई लोगों ने जवाब दिया भी था। सीधा सा जवाब है किसी भी काम करने का जो तरीका होता है उस तरीका को ही विधि कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी काम हम करते हैं और उस काम के करने का कोई तरीका है, ये विधि हो गई। और इस विधि को अगर हम अप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी विधि से जो काम होना है उसको हमने दक्षतापूर्वक, ठीक है, पूरी तरह से कर दिया है, इट मीन्स इट इज़ टू बी कॉल्ड द परविधि। यानी कि अगर गणित के शिक्षण शास्त्र की परविधि की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि गणित का जो शिक्षण शास्त्र है, गणित को पठन पाठन की जो, गणित को पढ़ाने का जो एक सिस्टम होगा, नियम होगा, विधि होगी, अगर उसको लागू कर दिया, मतलब पढ़ा दिया गया, तो इट इज़ टू बी कॉल्ड द गणित शिक्षण शास्त्र की परविधियाँ। अब सवाल यह है कि गणित शिक्षण शास्त्र की परविधियों के साथ संसाधन क्यों जोड़ा गया, इसके बारे में चर्चा हम कल नहीं कर पाए थे ड्यू टू एरर इन नेटवर्क कनेक्शन। क्लियर? तो अभी हम बात कर लेते हैं इवन टाइम प्रॉब्लम ऑल्सो। कल टाइम का भी बॉन्डिंग हो गया था कि अब अगले सर का टाइमिंग आ गया था। तो हम बात करते हैं संसाधन को। ये आपका ऑलरेडी जाना हुआ समझा हुआ टॉपिक है। संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन का मतलब होता है हर चीज़ संसाधन। इवन हम अभी बात कर रहे हैं, हम भी संसाधन हैं। आप जो मेरे समक्ष है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये अलग बात है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, लेकिन आप भी संसाधन हैं, हम भी संसाधन हैं। जिस चीज़ का इस्तेमाल करके हम जुड़े हुए हैं नेटवर्क कनेक्शन के जरिए, चाहे वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, चाहे एयरटेल का कनेक्शन हो, या किसी भी नेटवर्क का कनेक्शन हो, तो वो भी संसाधन का हिस्सा है। जिस मोबाइल फ़ोन के जरिए जुड़े हुए हैं वो भी संसाधन का हिस्सा है। इवन एवरीथिंग विच आर रिलेटेड टू अस, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन का एक हिस्सा है। हम हर चीज़ को संसाधन मानते हैं जिसका इस्तेमाल हमारी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता हो। सवाल यह है कि सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है किसको? सबसे बड़ा संसाधन व्यक्ति होता है, मानव होता है, इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। आप और हम सबसे बड़े संसाधन हैं। मगर ये हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं कि हम संसाधन को उस तरीके से समझेंगे। एक ही चीज़ का कई थीम होता है अलग अलग फील्ड के अंदर। जब हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र की परविधियाँ और संसाधन, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर उन सभी संसाधनों की बात की जाएगी जिन सभी वस्तुओं का, सामग्री का, चीज़ों का इस्तेमाल करके या नियमों का इस्तेमाल करके आप किसी विधि को बच्चों तक हूबहू पहुँचा सके, उस विधि को बच्चों को समझा सके, और वो विधि गणित की हो, वो नियम गणित का हो, गणित के शिक्षण शास्त्र का हो। तो कहने का मतलब कि गणित शिक्षण शास्त्र के अंदर जितनी भी तरह की चीज़ें आएंगी, सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, अगर उनको बच्चों तक हूबहू सही तरीके से सटीक ढंग से पहुंचा दिया गया तो ये परविधि है। और इस परविधि को अपनाने के लिए जिन जिन सामग्री का इस्तेमाल हमने किया होगा वो सभी सामग्री हमारे लिए यहाँ पर संसाधन का काम करेगी।
इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज टेल मी नाउ। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हम आगे बढ़े, चलो। गणित शिक्षण शास्त्र की परिविधियां और संसाधन की बात हम कर रहे थे। हमने अभी तक में जो बातें कही कल और आज में मिला करके, अगर 2-3 लाइन में सबको समअप करें, निचोड़ बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि गणित एक सब्जेक्ट के तौर पर 1 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने या बताने के लिए जिन जिन मेथड्स को उन पर अप्लाई किया जा सके, जिन जिन विधियों को उनके ऊपर अप्लाई किया जा सके और उसको वो अप्लाई कर दिया जाए, तो अप्लाई करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है, जाहिर सी बात है टीचर भी उन वस्तुओं में से एक ही होगा, क्योंकि टीचर ही बोलेगा। जब टीचर बोलेगा तो हो सकता है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करे, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे, ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करे, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करे, है ना। वो स्क्रीन शेयर करके समझा सकता है, वो डायरेक्टली आप ऑफलाइन क्लास में सामने आके बता सकता है ना। वो कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करके बता सकता है, कुछ वो दिखा सकता है, कुछ वो चार्ट पेपर का यूज कर सकता है, कई बार वो मॉडल यूज कर सकता है, कई बार वो कुछ ऐसे कंक्रीट एग्जाम्पल देगा जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। मॉडल का मतलब हो सकता है कि हम बना करके कुछ लाए, आपको दिखा दिया, और हो सकता है मॉडल नहीं दिखा करके कुछ डायरेक्ट ऐसा मॉडल है जो आपने देखा हुआ है, हम सिर्फ नाम बोल दें आप समझ जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम आसमान की बात करते हैं तो आसमान बना के हम नहीं दिखाएंगे, आसमान सबको पता है आसमान किधर है। स्टार्स की बात करते हैं, सबने देखा हुआ है। सूरज की बात करते हैं, सबने देखा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई कंक्रीट एग्जांपल लाते हैं जिसको अगर सिर्फ बोल दें और आपके माइंड में एक इमेज चली जाए, उसके बारे में कोई मैसेज आप तक चला जाए, तो ऐसी चीज़ें संसाधन का हिस्सा होगी। चूंकि बताने वाला शिक्षक है, टीचर है, सर है, मैडम है, कोई भी है, तो वो भी संसाधन का हिस्सा है। तो इस संसाधन के जरिए से जिन ज्ञान की वस्तुओं को, जिन नियमों को, जिन थ्योरम्स को, प्रमेय को आपने समझा है, मैथमेटिक्स के नियम को जाना है, और इसको जानने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल किया गया, विधि बहुत तरह की होगी। मिसाल के तौर पर हम बोल सकते हैं, अगर विधि की बात करें तो डिडक्टिव मेथड भी होता है, इंडक्टिव मेथड भी होता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? सिर्फ 2 ही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है। हम सिर्फ मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के लिए 2 मेथड का नाम ले रहे हैं। जब हम इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो मतलब होता है इंडक्शन करना, किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज के बारे में बताना, जस्ट टू से समथिंग अबाउट ऑफ अ थिंग, किसी चीज के बारे में कुछ बता देना। तो जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम बताएंगे देखो दिस इज व्हाट, ये क्या है, इसके बारे में, है ना। जैसे अभी आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ तो बोला गया कि आप लोग मैसेज के जरिए से, चला गया आप लोग यहाँ नहीं थे, आप लोग को मैसेज के जरिए कहा गया कि या तो गूगल मीट और क्या कहते हैं जूम ऐप्स पे क्लास होगी, आप लोग दोनों को डाउनलोड कर लें। जिन शिक्षक को, जिन स्टूडेंट्स को या जूम पे आसानी होगी या गूगल मीट पे आसानी होगी, उसके जरिए से आप जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये जूम हो गया या गूगल मीट हो गया, ये भी संसाधन का एक हिस्सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही है, मगर आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाद में होगा। पहले वो संसाधन है जिसका इस्तेमाल किया आपने, और उसको इस्तेमाल करके आपने उन नियमों को उस शिक्षक के माध्यम से जानने का प्रयास किया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम इसमें एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। सवाल यह है कि गणित शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। श्वेता कुमारी, चलो एडमिट हो जाओ। हमने ये कहा कि गणित शिक्षण की प्रविधियां एवं संसाधन के अंदर कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस में जैसे गणित शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण, या फिर गणित को सीखने सिखाने के लिए जो विविध प्रकार के अधिगम होंगे। अधिगम क्या होता है? डेवलपमेंट, कुछ विकास जो हम अपने आप में जोड़ेंगे, अर्जित ज्ञान होगा। किस मेथड से कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, डजंट मैटर एट ऑल, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने अपने सीखने सिखाने की इस बीच में, जो प्रक्रिया के बीच में कुछ भी चीज़ को गेन किया होगा, अर्जित किया होगा, अर्ज किया होगा, है ना, वो चीज़ आपका सीखा हुआ हिस्सा है, अधिगम का हिस्सा है। आपकी आदत में वो चीज़, नई चीज़ जुड़ गई है, इसलिए वो आपका अधिगम है ना। तो अधिगम के बारे में जानेंगे, पैटर्न के बारे में समझेंगे, तर्क के बारे में समझेंगे। ये सब यूनिट 1 का हिस्सा है। यूनिट 1 में जानेंगे कि मैथमेटिक्स एज अ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण की बात करेंगे या रचनावादी दृष्टिकोण की बात हम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात करेंगे इसमें हम सीखने सिखाने के लिए अलग अलग अधिगम जो होगी, अधिगम की प्रक्रिया जो होगी, डेवलपमेंट का जो एजेंडा होगा। जैसे अगर हम बात डेवलपमेंट का करते हैं, डेवलपमेंट आपका बहुत
अहम टॉपिक है, सिर्फ मैथ के लिए नहीं। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी जो आपका एग्जाम्स हो रहा है, सीडीपी में जो सवाल आ रहा है, लैंग्वेज के अंदर भी सीडीपी पूछ रहा है। अभी हम बात करें सीटीईटी की, उसमें लैंग्वेजेस में भी आपको अधिगम से सवाल पूछ रहा है, सीडीपी से सवाल पूछ रहा है, और सीडीपी में अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम की अगर हम बात करें तो हम अधिगम पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं, सवाल पे जाएंगे। हम सिर्फ अधिगम को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। अधिगम क्या है, कुछ पूछता है। कई बार लोग कहते हैं क्या अधिगम में निगेटिव भी आएगा? बिल्कुल आएगा, अधिगम में निगेटिव भी आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होने का डे बाय डे उसका डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, पहले चीज़ों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीन प्याजे की बात करेंगे, हम फिर जीन प्याजे के अंदर पूरा डिटेल नहीं जाना, सिर्फ हम एक अधिगम वर्ड को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। जीन प्याजे की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 4 स्टेजेस में है, कोलबर्ग ने 3 स्टेज में बांट दिया है। तो खैर जीन प्याजे ने जैसे 4 स्टेज में बांटा है, एक सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास की बात की है, तो वो कहते हैं कि विकास अपने आप होगा, एकदम होगा, एज के साथ होगा। अगर बच्चे को कहीं भी छोड़ देंगे ना, वो बच्चा डेवलप करेगा ही करेगा, नो डाउट। पहले 2 साल में वो चीज़ों को जानेगा, नामों को जानेगा, उनके नामों को समझने का प्रयास करेगा। उसके बाद वाले टाइम में क्या होगा, उसके बाद वाले टाइम में उस चीज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसको जानेगा, उसको जानने का प्रयास करेगा। इसमें भी अलग अलग स्टेज है। पहले 2 से 4 साल के स्टेज में अलग तरह का फीलिंग होता है बच्चों को, जहाँ पे उसको लगता है हर चीज़ उसी के लिए है, मम्मी उसी की है, पापा उसी का है, लेकिन मम्मी पापा एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। बच्चे के माइंड में होता है ये मैसेज। 4 साल के बाद उसमें डेवलपमेंट आता नहीं, मम्मी भी मेरी है, पापा भी मेरे हैं, मम्मी पापा भी एक दूसरे के हैं, और हम सब मिलकर एक फैमिली है। तो उसका जो ये सोच बदल रहा है डे बाय डे, दृष्टिकोण कहलाएगा, अप्रोच कहलाएगा, व्यूज कहलाएगा, एक्सपेक्टेशंस कहलाएगा, ठीक है ना। या जो आप एक नया वर्ड यूज करना चाहो, आप समझ सकते हैं, वो सब चीज़ कहलाएगा। तो उसके जरिए से हम समझ सकते हैं कि बच्चा डेवलपमेंट को अलग अलग स्तर पर ले रहा है। अगर हम जीन प्याजे की ही बात करें तो उन्होंने सेकेंड स्टेज जिसका नाम बताया है, जिसको प्री ऑपरेशनल का नाम दिया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने 2 साल से लेकर के 7 साल तक के टाइम को रखा है। उसमें भी 2 हिस्सा बट रहा है, एक 2 से 4 साल का, एक 4 से लेकर के 7 साल का। जिसके पहले फेज में वो क्या कर रहा है, हर चीज़ को अपने लिए मान रहा है, जबकि दूसरे फेज में वो मान रहा है कि हाँ मेरा तो है, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे से कोरिलेट है। मम्मी पापा के लिए भी है, पापा मम्मी के लिए भी है, दादा पापा के लिए भी है, और ये सब उनके लिए भी है। मतलब एक बच्चे का सोच अलग अलग स्टेज में बदलता हुआ जा रहा है, दृष्टिकोण बदलता हुआ जा रहा है, व्यूज बदलता जा रहा है, उसका अप्रोच बदलता जा रहा है, वर्किंग कैपेबिलिटी बदली जा रही है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, और सिर्फ बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जब आदमी बूढ़ा होता है, जब आदमी एक स्टेज तक सीखता है, अभी सीख रहे हैं, फिर सीखेंगे और सीखेंगे नई नई चीज़ों को, लेकिन एक टाइम आएगा जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। कुछ बोल दिया आज, कल भूल गए। तो भूल रहे, कब भूल रहे हैं? बुढ़ापे में भूल रहे हैं, जवानी में नहीं। तो बुढ़ापे में डिक्लाइनेशन हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ों को हम मिनिमाइज करते जा रहे हैं, ध्यान से निकल जा रहा है, फिर कोई रिमाइंड कर रहा नहीं, ऐसा आपने कहा था, है ना। तो अगर हम भूलते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ये भी अधिगम का ही एक हिस्सा होता है ना। तो अधिगम बहुत विस्तृत मीनिंग है, और सीडीपी में अच्छे खासे सवाल इसमें इस बार आ रहे हैं, और आने वाले ईयर में भी आएंगे, तो उसको ठीक से समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो दृष्टिकोण है थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ मैथ के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, है ना। मैथ के मद्देनजर, गणित के मद्देनजर जितनी बातें हमको करनी होगी उतना ही लेकर के हम चलेंगे, न ये कि सीडीपी में चले जाएंगे। सीडीपी क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड का जो पेडागोजी के साथ रिलेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसके बारे में बताता। तो हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अधिगम को समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल आपके बीच रखा है, ताकि आप समझिए कि आपके इस डीएलएड के बाद आपको एक न एक दिन एग्जाम में पार्टिसिपेट होना है, जो कि सीटीईटी का होगा, एसटीईटी का होगा, टीईटी का होगा, और बिना उसके आपकी डिग्री समझिए एक तरह से इनवैलिड है, कोई यूज का नहीं है। तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर आज से लेके चलना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं तो पैटर्न की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे, उसके बारे में इफेक्टिविटी क्या बनती है मेरे माइंड में, आपके माइंड में, बच्चों के माइंड में, उसकी बात भी करेंगे। इन सब के बारे में मेरा यूनिट 1 को बता रहा है। अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हुए हम एक सवाल लेना कोशिश करेंगे, सवाल को देखें, ठीक है, कि अगर हम मोटा मोटी माइंड में एक सवाल आपसे कर रहे हैं, जवाब दीजिए कोई भी, कि हम कैसे माने कि बच्चे का जो शिक्षण शास्त्र है, या प्रविधि है, या विधि है, या संसाधन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जब बच्चे को शिक्षित करना होगा तो मेरे माइंड में एक मैसेज क्या आना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है। क्या बच्चा बड़े के तौर पे सीखेगा, ठीक है, उस तरीके से उसका सोच डेवलप हुआ है? नहीं हुआ है। जैसा मैंने अभी जस्ट कहा कि डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से होता है। एक ही बच्चे का डेवलपमेंट जीन प्याजे 4 तरह से बताता है, और फिर जीन प्याजे ही एक ही स्टेज को
2 से 7 जिसको बोल रहे हैं उसी को 2 अलग हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं कि एक में वो चीज़ों को सिर्फ अपना मान रहा है और दूसरे में वो अपनी चीज़ों को अपना मानते हुए दूसरे के लिए भी जोड़ रहा है, तो उस बच्चे का अप्रोच बदल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बदल रही हैं। तो बच्चा, छोटा बच्चा जो 1 to 5 के लिए डेवलप हुआ है, उसको जब हम पढ़ाएंगे तो मेरे माइंड में एक मैसेज क्या होना चाहिए कि बच्चा सीखता कैसे है, उसका एक वर्जन क्या होगा, है ना। तो इसको आप में से कोई जवाब देना चाहेगा तो जवाब दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। बच्चा कैसे सीखना चाहता है, हम क्या लेके चले, कौन सा अप्रोच होगा मेरा? बताओ, गुलबाज, परवीन, मीरा, कमरे आलम, राम जी, कौन कौन है, जो भी लोग हैं, मतलब बताइए जवाब। या तो सब समझ गए हो या कुछ नहीं समझे हो। हाँ कमरे आलम, तुम ही बोल दो। नहीं बोलोगे? डिस्कनेक्ट हो गया क्या आप लोग? डिस्कनेक्ट हो गया हो क्या? हाँ हम हैं ऑनलाइन, चलो बोलो तुम लोग। क्या हुआ? क्लास तो चल रहा है बाबू, हम क्लास ही में है। आवाज, रंजीत, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है, सुनिए। हमने सवाल पूछा था, जवाब नहीं दिया, छोड़ो, हम खुद जवाब दे रहे हैं। मेरा अप्रोच ये रहेगा, एक टीचर का अप्रोच ये होगा, जब वो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड सेट करके जाएगा वो ये सोचेगा कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, नियम आधारित वो नहीं सीखेगा, उसको इंजॉयमेंट चाहिए, उसको हंसी मजाक वाली मुद्रा चाहिए, उसको लगे कि वो प्रेशर मेरे माइंड पर नहीं बन रहा है। इनके लिए जो भी वो सिस्टम अपना सकता है उसको अपनाएगा। आवाज़ आपकी तरफ से आ रही है, देख लीजिए किधर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि आवाज़ जहाँ से भी आ रही है उसको बंद कीजिए। हाँ, आदित्य, छोटी कुमारी, मधु कुमारी, मनोज कुमार, चलो मिथिलेश कुमार लो। हाँ तो हम इसलिए इसको आगे बढ़ाने प्रोसीड कर रहे हैं। हमने कहा कि बच्चा कैसे सीखता है ये पूछा था, तो आप में से कोई जवाब नहीं दिया। तो हम बोले देखो, बच्चे का सीखने का प्रारूप होता है कि वो खेल खेल में सीखना चाहता है। उसको हम 1-2 एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। आप में से कोई भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होगा, उसको पता होगा, हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, उसको बोलते थे डील नो डील। ऐसे होता था, देख रहे हो मेरा फिगर दिख रहा है वीडियो, अगर ऐसे करते थे इसका मतलब होता था डील, अगर ऐसे कर दिया इट मीन्स नो डील। तो हम लोग बचपन में, हम भी खेले में याद है अच्छे से, कि हम लोग क्या करते थे, 2 ग्रुप में बढ़ जाया करते थे। एक ग्रुप एक साइड होता था, दूसरा ग्रुप एक साइड, 1 by 1 दोनों के चांसेस आते थे। हम पूरे दीवारों पर, इधर उधर, गेट पर, पीछे में छिपा हुआ जगह पर कुछ लाइन खींचते थे, ड्रॉ करते थे इस तरीके से। उस लाइन का मतलब क्या होता था कि जब सेकेंड पार्टी को बोलते थे अब जाए, तो वो उन चीज़ों को कट कर देता था। कटने के बाद जो रिमेनिंग लाइन्स बच जाती थी उसको गिना जाता था। ये तो खेल हो गया। इस खेल के जरिए से बच्चा कुछ सीख पा रहा है, जी हाँ सीख रहा है, वो गिनती का नियम सीख रहा है। वो जो लाइन होती है ऐसे 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 खींच करके हम चले आते हैं, 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह, जितनी जगहों को दूसरी पार्टी का जब टाइम आया उसने कट कर दिया, जो बच जाता था उसको हम गिनते थे। आप अगर याद करेंगे, इनिशियल स्टेज में जाएंगे तो गिनती हमने फिंगर से सीखा था, इन फिंगर से हमने गिनती सीखा था, जहाँ पे सिर्फ 10 तक गिनती आती थी। बाद में इसमें हमने पेबल्स को ऐड किया, पेबल्स का मतलब पाँव की उंगली, तो 10 और 10 20 हो गए। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट किया गया, जैसे पत्तों पे गिनते थे, पत्तियाँ ढेर सारी है ना, पत्तियों पे गिनते थे, या कोई चीज़ को ऐसे ही डेवलप करते थे। जब चार्ल्स बेबेज का टाइम आया, कंप्यूटर, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो उन्होंने इसमें क्या चीज़ किया, चार्ल्स बेबेज के टाइम में मोतियों की माला को काउंटिंग नंबर की तरफ रखा गया कि एक मोती का मतलब 100, 2 मोती का मतलब 200, जो कि प्लेस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा था स्टार्टिंग में। ये सब गणित की आधारशिला थी, गणित के बढ़ते हुए विकास की क्रम थी, उसमें गणित आगे बढ़ा है, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया उसमें भी इस बात को ध्यान रखा गया था, और कई अलग लोगों ने इस चीज़ों को ध्यान में रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे विकास के क्रम में शुरू से आ रही हैं, और आज का जो मेथड है, आज का जो भी विधि है,
जो जिस लेवल तक हम पहुँचे मैथमेटिक्स में, है ना, ये बहुत बाद का स्टेज है। हमने शुरू बहुत इनिशियल में किया था, बहुत धीमी गति से किया था, और आज का हमारा कंप्यूटर 5वीं जनरेशन में चल रहा है। हम कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, देख रहे हो कितना बड़ा चेंजेस आया है। तो ये एक दिन में नहीं आया है, इसलिए कहा जाता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बच्चों ने स्टार्टिंग खेल में ही सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों को सिखाने में खेल की विधियों का प्रयोग करते हैं, जहाँ प्रेशर नहीं होता है, जहाँ उनको टेंशन नहीं होती है, उनको लगता है खेल रहे हैं और खेल खेल में वो सीख रहे हैं। डील नो डील इन्हीं का एक एग्जाम्पल है। जब लूडो गोटी खेलते हैं हम, वहाँ भी बच्चों को छक्का आता है, फिर गोटी बाहर आती है, 5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो उस घरे पे लूडो के अंदर जो बना हुआ हिस्सा है उसमें गोटी गिनता है 1 2 3 4 5, इस तरह काउंटेबिलिटी होती है। काउंटिंग वो वहाँ भी सीख रहा है, ठीक है। जब बच्चों को पैसा मिलता है तो पैसे में भी बच्चे गिनती सीखते हैं। एक मतलब सिक्का दे दिया, उसको गिन रहा है, 1 नोट के बदले 4 नोट मिल गया, उसको सीख रहा है कि इस 1 नोट के बराबर 4 नोट है। तो हम स्टार्टिंग बच्चों को वहाँ से सिखाते हैं घर में, जो क्लासरूम के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये सब मेरा विकास का क्रम है। तो पढ़ाने में क्या होता है कि खेल के नियम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने के नियम से जोड़ करके बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की विधि बताई जाती है। ये सब हमारा यूनिट 1 के अंतर्गत आएगा। बाकी शायद अब रमन सर की क्लास का टाइम हो चुका है क्या, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना 12:50 में हम क्या, चलिए तो हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। सर लोग का क्लास में बोल रहे हैं पीछे से, तो हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा। जो भी लोग हैं आप लोग का हम एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कौन लोग जुड़े हैं, ताकि हम उसको ग्रुप में डाल सकें। 1 मिनट ऑनलाइन रहिएगा, कटिएगा नहीं, इसका हम हटा देंगे, ठीक है ना। जो लोग भी हैं उनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं नाम के साथ, फिर उसको हम हटा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्लास आज का यहीं पे ऑफ करते हैं।